प्रिय विद्यार्थियों, आज वैदिक न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या इसका ये छठा भाग है। मैं अपेक्षा करता हूं इसके पूर्व के 5 भागों को भी आपने देखा होगा और उससे लाभान्वित भी हुए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूर्व वीडियो में वर्णित अष्टमंगला मात्र ही वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं है। जैसे मैंने इससे पूर्व के कुछ वीडियो में आपको बतलाया था कि अष्टमंगला अंक में, अष्टमंगलांक में 0 और 9 नहीं होता है। यदि आप निकाल सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए अष्टमंगलांक तो अच्छा है। वैसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, हो सकता है कोई जानता भी ना हो कोई। तो ऐसी स्थिति में वो या आप लोग अपने क्लाइंट से ही अष्टमंगलांक पूछ सकते हैं। तो आपको बताना चाहिए पड़ेगा कि ये 3 डिजिट का नंबर है, उसमें 0 और 9 नहीं होना। उसके बाद भी व्यक्ति ऐसा नंबर बोल देगा कि जिसमें 0 भी होगा या 9 भी होगा। अरे मेरा तो बहुत लंबा अनुभव है, मुझे पता, बोल देते। तो ऐसी स्थिति में क्या फलित किया जा सकता है? इसका उत्तर मैं हां से दूंगा। मैं तो कर देता हूं। यदि आपको वैदिक साहित्य का ज्ञान है या वैदिक ज्योतिष के वो ग्रंथ जो मैंने अपनी एक सोशल साइट पर की पोस्ट पे कुछ वर्षों पूर्व आप लोगों को रिकमेंड किए थे, उन ग्रंथों का अध्ययन किया है, साथ में वैदिक साहित्य के साथ, तो आप यदि 3 डिजिट नंबर में 0 या 9 आ जाए तब भी आप फलादेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए गहन चिंतन, मनन, स्वाध्याय, गुरु अनुकंपा, इन सभी की आवश्यकता है। अभाव में दुर्गम हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं ऐसे अंक का आपको समझाने के लिए वर्णन करने जा रहा हूं जो मेरी एक सफल भविष्यवाणी रही है। उस अंक को, उस 3 डिजिट को मैं आज वर्णित करने जा रहा हूं कि वो फलादेश कैसा किया गया था। बड़े ध्यान से इस कक्षा को देखना, सुनना, क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं आएगा, वो तो ठीक है, सही है, आपने कोई कथा पढ़ ली, कोई चैप्टर पढ़ लिया, प्रयोग आना जरूरी है। प्रयोग के लिए उदाहरण, और वो भी सत्य उदाहरण। चलिए मैं आपको उस अंक पे लिए चलता हूं।
ये प्रश्न या ये अंक जो है वो, अब इसमें मैं फिर भूल गया, ये अबाउट गेटिंग ए जॉब होना चाहिए, मैंने अबाउट गेटिंग लिख दिया है इसमें और वो जॉब भूल गया लिखना। चलो अब ये समझ लीजिए, ये जो है अबाउट गेटिंग ए जॉब एक क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा गया था, और पूछने वाला पुरुष था जिसने बुधवार मार्च 12 2003 को मुझसे ये प्रश्न किया था। यानी तो मैंने अंक पूछा था, तो आप देखना उसने अंक 369 बताया, ये 369 लिखा हुआ है, और मैंने इसके ब्रैकेट में उसके साथ लिख दिया स्पोकन बाय दैट क्यूरिस्ट, कि उस प्रश्न को करता ने 369 अंक, जबकि मैंने उसे बता दिया था 0 और 8 नहीं आना चाहिए, फिर भी उसका 369 बोल दिया था। तो अब मैंने नीचे लिखा, आप सब देख सकते हैं, सिंस 9 एग्जिस्ट, सिंस 9 एग्जिस्ट, इस नंबर में 9 एग्जिस्ट है, तो 9 अष्टमंगलांक, ये अष्टमंगलांक नहीं है। अब क्योंकि ये नहीं है, तो जो हम इससे तत्व निकालते हैं, हमें नहीं पता केतु के तत्व क्या है, तो यदि हम इससे 5 से विभाजित करके तत्व निकालेंगे तो कोई अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि 9 अंक का तो कोई तत्व ही नहीं दे रखा। तो अब दूसरी चीज, अष्टमंगलांक को 30 से भाग करके जो तिथि निकाली जाती है वो भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो तिथि निकालने का जो विधान है, जो ज्योतिष में दिया है, वो विधान कुछ अलग है। उसमें मैंने एक पोस्ट लिखी है, मेरे आप वेबसाइट पे जाके देख लेना, वो पोस्ट बहुत सराही गई थी, हाउ टू कैलकुलेट तिथि नक्षत्र पद, तो मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, बहुत सराही गई है पोस्ट। तो वो एक अलग विधान है, तो उस विधान को हम यहां नहीं लगा सकते, तो इसलिए तिथि और तत्व ये इस नंबर से हम जो है नहीं निकाल सकते, मिथ्या हो जाएंगे वो। लेकिन क्या निकाल सकते हैं हम इससे, नक्षत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र निकालने का विधान जो है वो चंद्रमा या लग्न जिस भी ग्रह है उसके जो है वो लॉन्गिट्यूड से होता है, ग्रह स्पष्ट से होता है, और 369 भी हो सकता है वो, क्योंकि आप ये समझ लीजिए इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष के ग्रंथों में 2 ग्रहों के योग से नक्षत्र स्पष्ट करने की भी कहीं ना कहीं फलित में विधि मिल जाती है, तो नक्षत्र निकाल सकते हैं, राशि भी निकाल सकते हैं, जहां हम ये निर्देशित करते हैं ज्योतिष के अंदर कि लग्नेश और भावेश को जोड़ के उसे 12 राशि निकाल लेते हैं। तो इससे हम राशि भी निकाल सकते हैं, इससे हम अंक भी निकाल सकते हैं, जो 9 का भाग देकर निकाल सकते हैं, या इन अंकों को जो है परस्पर जोड़ के आधुनिक न्यूमरोलॉजी की तरह भी निकाल सकते हैं अंक। तो अब ये देखिए, इस अंक से मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा इस चीज को, क्योंकि पहले कुछ वीडियो में मैं विस्तार से बता चुका हूं कैसे निकाले जाते हैं, वो 2 वीडियो देख लेना। इसमें जो नीचे देखिए मैंने लिखा नंबर नक्षत्र, ये आप नंबर नक्षत्र देख रहे हैं, ये ज्येष्ठ है, इससे जो नक्षत्र निकल के आएगा वो ज्येष्ठ है। नंबर राशि धनु है, धनु राशि इससे निकल के आएगी, जब आप इससे 12 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वो धनु राशि है। नंबर वार ये बृहस्पति वार, क्योंकि वार इसलिए हमने कर दिया कि वार का विधान है अहरगण में सबका भाग। चलो शुरुआत कहीं से हो, लेकिन इसमें जो सूर्यवार से मान सकते हैं, क्योंकि अहरगण भी अलग अलग ढंग से निकालते हैं, तो हम इसमें निकाल ले सकते हैं। और जब हम इसको 9 से भाग देंगे तो शून्य जो बचता है, जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है वो शून्य बचता है, और इसको जोड़ देंगे तो शून्य का मतलब 9 भाग दिया है। तो इसको यदि अंकों को जोड़ेंगे 9 और 3 12 से 18 8 और 1 9, तो ये 9 जो केतु का प्लेनेट है। अब इसका परिणाम कहीं नहीं लिखे। हाँ मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में, जो मेरे अनुभव पर आधारित था, लेकिन वो अनुभव हर एक पर तो नहीं लगा सकते हम। तो अब इस पे, अब प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं आपको एक बात बताना प्रारंभ करता हूं
कि जो पहला कंप्यूटर, जो उपयोगी कंप्यूटर है, वो मेरे पास 2006 में आया और ये प्रश्न 2003 का था। देखिए उस समय गहन गणना करना, क्योंकि वो जातक ने मुझसे प्रश्न किया था, उस जातक को अपना डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर कुछ नहीं पता था। डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ तो पता था उसको, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ पता ही नहीं था। जो उनकी माता जी बता रही थी वो इतना ज्यादा लंबा था, उसमें मैं अगर उसको शुद्धिकरण, इष्ट शोधन करने लग जाता तो पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं, कितने समय हो जाते। तो एक तरह से लगभग असंभव कार्य था उस समय। हाँ, यहाँ मैं ये बता दूं, मैं अपने हाथ से ही बनाना पसंद करता हूं, तब भी और अब भी। मैं कंप्यूटर पे ज्यादा निर्भर नहीं रहता हूं, लेकिन फिर भी जब सूक्ष्म गणना आती है तो कंप्यूटर तो कहीं ना कहीं लेना ही पड़ता है, वरना सूक्ष्म गणना नहीं हो पाएगी हाथ से। कर भी दोगे तो ये इतना समय निकाल देगी कि बस कुछ कर ही नहीं पाओगे आप फिर। तो मेरे जो कहने का तात्पर्य ये है कि अब मेरे सामने जो उस समय चुनौती थी कि ये जो 369, ये जो नंबर है, 3 डिजिट नंबर, इससे कैसे फलादेश करूं। तो पर ऐसे जो संख्याएं वो मैं पहले भी कर चुका था, तो मेरे लिए नई नहीं थी ये। अब मैं आने अगले पृष्ठ में आपको कुछ और बतलाता हूं। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। उस समय जब वो व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया तो गुरु उस समय उच्च का चल रहा था, ये गोचर में उच्च का था, केतु वृश्चिक राशि में उच्च का चल रहा था। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है। और शनि जो है वृश्चिक राशि में गोचर में थे उस समय। नैसर्गिक की गोचर जो हम पंचांग से या अफरमेरीज, लहरी अफरमेरीज में इस्तेमाल करता था, तो ये दिखे। हालांकि मुझे चंद्रमा मंगल या बुध इनका मुझे गोचर याद नहीं रहता, मैं पहले भी कह चुका हूं ना, मैं देखता। लेकिन गुरु केतु ये क्योंकि बहुत लंबा समय रहते हैं, इसलिए तो पता चल जाता है, तो मुझे याद रहता। और चूंकि इनकी स्थिति दैनिक इतनी ज्यादा नहीं बदलती, इसलिए जो केतु है वो कन्या के दशमांश में था, क्योंकि उसका व्यवसाय संबंधी प्रश्न था। और शनि जो है वो उच्च के दशमांश यानी तुला राशि में था। पूरे दिन समझ लो कि उस दिन जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, उससे लेकर अगले सूर्योदय तक दशमांश की ग्रह स्थिति शनि की और केतु की और गुरु की नहीं बदली थी। दशमांश में गुरु उच्च का था, मैंने यहां लिखा नहीं है। अब हाँ, ये मैं बता दूं कि शनि और केतु, क्योंकि शनि वृक्ष में था और केतु वृश्चिक में, तो ये आपस में दृष्टि संबंध बनाए हुए थे। आप इस अंक को देखें 369, इसमें 6 नंबर जो है वो शनि का, 9 नंबर केतु का है। तो ये बात पता चलती है कि प्रश्नकर्ता गंभीरता प्रश्न करते समय उसके प्रश्न का यथार्थ मिलेगा। अब क्योंकि ना तो मेरे पास उसकी जन्म पत्री और ना ही अष्टमंगलांक बोला, मुझे तो इसी नंबर से निकालना था। तो आप ये देखिए विद्यार्थियों कि जब हमने 12 से भाग करके राशि निकाली तो वो धनु राशि आई। अब जब धनु राशि आई तो अब ये देखिए धनु राशि जो हम लेंगे तो उसकी डिग्री मिनट नहीं है, तो हम इसको प्रारंभ से मान सकते हैं, 0 डिग्री यानी जस्ट कमेंस हुई है, ये मान के चल सकते हैं। और ये सत्य है और इसको आप अपना सकते हैं इस बात को, क्योंकि इसमें जो आपका डिग्री मिनट नहीं आए हैं तो आप प्रारंभ मान के चल सकते हैं, इसलिए सुविधा होगी। ये इसमें कोई डिग्री मिनट नहीं है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म गणनाओं से बच जाएंगे आप। लेकिन राशि बली होनी चाहिए तब। अब वो कैसे बली होती है मैं आगे बतला रहा हूं। क्योंकि इसको शून्य में है, अब ये धनु राशि आई है, तो यदि आप इसका, जैसे मैंने आपको बताया, जो वारांक, मैं पिछले प्रश्न में चलता हूं, जो ये वार था वो गुरुवार था, जो इस नंबर से बाहर आया था वो गुरुवार था। तो यही गुरु जो है वो धनु राशि का स्वामी है।
तो इसलिए ये भी एक कहीं ना कहीं ये गंभीर जिज्ञासा को दर्शाता है प्रश्नकर्ता की। अब क्योंकि ये शून्य अंशों में है, जस्ट प्रारंभ में, क्योंकि डिग्री दी नहीं हुई है इसकी, तो धनु का ही दशमांश होगा, क्योंकि विषम राशियों के दशमांश शुरू होते हैं, तो 3 डिग्री तक वही दशमांश होगा। तो धनु लग्न और धनु के दशमांश। अब जैसे मैंने पिछले उसमें लिखा है कि केतु कन्या दशमांश में गोचर में था, ये देखिए, तो इस हिसाब से केतु जो 369 का अंतिम यानी यूनिट डिजिट है, और इसके टोटल का भी अंक वही बैठता केतु, वो 10वें घर में दशमांश के, देखिए, और वो बुध की राशि में है, ये मैंने लिखा हुआ है। नो नंबर राशि धनु which was taken on starting, that is 00 degree, 00 minute and 00 second. So धनु दशमांश लगना and केतु in 10th in Virgo। स्पष्ट लिख दिया है मैंने इसमें आपके सुविधा के लिए। अब मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। देखिए, अब यहां यह पता चलता है कि हमें वैदिक साहित्य का कितना ज्ञान। केतु को ज्योतिष में ब्रह्म ज्ञान कारक कहा है, और विश्व का पहला मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, ओम अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम होतारम रतन धातमम, ये विश्व का पहला मंत्र है, ऋग्वेद का पहला मंत्र है। तो इसमें अग्नि यानी ईश्वर को, अग्नि ईश्वर का ही जो है नाम है। तो केतु ब्रह्म ज्ञान का कारक है, और ज्योतिष में केतु को अग्नि कहा गया है। केतु का ज्योतिष में एक नाम अग्नि भी है। तो इसके तत्व नहीं लिखे, लेकिन ये तो अग्नि है, साक्षात अग्नि है ये। तो अब ये देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ जो लेक्चर में बतलाया था, जब दहाई का अंक और इकाई का अंक, ये जैसे 369 में दहाई का अंक जो 6 है और इकाई का अंक 9 है। दहाई मतलब 10th डिजिट और इकाई मतलब यूनिट डिजिट। वो एक तो जो 6 है वो वायु तत्व प्रधान है, और 9 तो अग्नि है। तो वायु और अग्नि की मित्रता होती है, वायु और अग्नि की मित्रता होती है। तो ये फेवरेबल स्थिति है, ये स्थितियां फेवरेबल है। अब ये शनि है, क्योंकि फेवरेबल हो गया है, इसलिए मैंने उस जातक को, उस प्रश्नकर्ता को, जो जिसने मुझसे प्रश्न किया था, उसे शनि के उपाय बतला दिए, क्योंकि हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य की नींव है। ये मैं आपको पहले बतला दूं। तो वर्तमान में किए गए कार्य भविष्य में परिणाम देंगे, क्रियामान कर्म कहते हैं इसको, जो प्रारब्ध से मिलकर भाग्य बना देते हैं। मैं इस पे ज्यादा विचार नहीं बतलाना चाहता। मैंने एक पोस्ट लिख दी है, और वो देख लेना, मेरे उसमें मिल जाएगी, आपको ब्लॉग पे मिल जाएगी। मुझे अब उसका नाम भी नहीं ध्यान, मैंने पोस्ट को क्या नाम दिया था, तो वो देख लेना, उसको कहीं ना कहीं देख लेना। नहीं तो मेरे को मेरी ईमेल पे लिख के भेज देना, या मुझे मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, अगर आपको इच्छा हुई तो देखने की। तो हाँ, मैं फिर आता हूं। तो मैंने शनि का उसे उपाय बतला दिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये देखा अब तक कि ये अष्टमंगला अंक नहीं है, ये एक अंक 3 डिजिट अंक है। तो इसका परिणाम 1 साल में हम आ जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा, दशाओं का सहारा लेना पड़ेगा। और वो कैसे, मैं आगे वर्णन करता हूं। उस दिन जब वे जातक आए या मेरे से संपर्क किया, तो बुधवार था। देखो, पहले देखो, मैं पिछले पृष्ठों पर दिखाता हूं। आप ये देखेंगे, ये बुधवार था, बुधवार मार्च 12, 2003। तो उस समय बुधवार था। अब बुध, क्योंकि नक्षत्र जो इस हमने निकाला है नंबर का नक्षत्र, वो नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र है।
तो बुधवार ने उस ज्येष्ठ नक्षत्र को बलि कर दिया, और ये बुध, क्योंकि अब बुध की दशा हुई, समझ लो, अब इसमें भोग्य या भुक्त दशा तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इसका वो नहीं दिया, तो ये मान लेंगे हम कि 17 साल की बुध की दशा प्रारंभ हो, उनके उस जातक के उस अंक बोलने के साथ ही प्रारंभ हो गई, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस समय। अब फिर देखिए, ये मैंने मानसिक गणना की कि जब दशमांश की भी लग्न धनु है और जो वो भी आया वो भी धनु है, तो इस तरह वर्गोत्तम दशमांश हो गया। अब मैं वर्गोत्तम इसलिए कह रहा हूं, बहुधा लोग वर्गोत्तम नवमांश कहते हैं, लेकिन मैंने कुछ पोस्ट लिखी है इस पे, वो भी देख लेना, मिल जाएगी मेरे वेबसाइट ब्लॉग वगैरह पे। उसमें वर्गोत्तम दशमांश, यदि लग्न और दशमांश लग्न एक हो तो वर्गोत्तम दशमांश लिया मैंने, भविष्यवाणी भी क्या सब मिल जाएंगे आपको। तो वर्गोत्तमांश का जो ये कॉन्सेप्ट है, हमें इसके विस्तार करने की जरूरत है। तो वो जो दशमांश बड़ी हो गया, और दशमांश में जो केतु है, जो मैंने मानसिक प्रेरणा हो जाएगी इसकी, वो कि धनु राशि के प्रारंभ में लग्न में जो राशि आई है, जो वो जो दशमांश में भी कन्या है उसमें केतु बैठा हुआ, क्योंकि गोचर में चेंज नहीं हो रहा। अब खुद कन्या राशि बुध की बैठा, बुध का 17 साल का पीरियड है, अब वो 17 साल तो बहुत लंबे हो जाएंगे। कर्म योग का प्रश्न है, इसका तो कर्मण्यता तो नहीं है, तो शनि का उपाय मैंने बता दिया उसको। तो यदि हम सूक्ष्म में जाए थोड़ा सा, तो बुध की जो अंतरदशा, बुध की दशा में वो 12 मार्च 2003 जो हमने किसके आधार पर निकाली है, जो इस अंक से नक्षत्र निकाला है हमने, 27 का भाग देके जो शेष निकाला है वो नक्षत्र है, वो ज्येष्ठ नक्षत्र है। तो जो बुध की दशा में बुध का अंतर 12 मार्च 2003 से 9 अगस्त 2005 तक निकला इससे। अब देखिए इसमें मैंने लिख रखा है, और उसको भविष्यवाणी दी गई कि उसे अच्छा जॉब मिल जाएगा, जो इसी पीरियड में सत्य हो गई, दूसरा साल ही सत्य हो गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कितनी प्रभावी है, कितनी प्रभावी है। यहां मैं एक बात कहना पसंद करूंगा, मैं बहुत सारी ज्योतिष की विद्याएं जानता हूं, और ऐसी विद्याएं जो मैंने ही रिसर्च करके निकाली है, लेकिन कभी मैंने इस बात का प्रचार नहीं किया ये मेरा सिस्टम है या ये है वो है। मैंने अधिकतर कहा है कि इसको मैंने डेवलप किया, इसको मैंने उन्नत किया है। कई सारे तथाकथित ज्योतिषी ऐसे मिल जाएंगे जैसे केपी वगैरह, ये बहुत मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि वो सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है, वेदों से सार ग्रहण करके सिस्टम बनाते हैं और वेदों को ही गालियां देते हैं, वैदिक ज्योतिष को ही गालियां देते हैं। ऐसे मूर्ख, लंपट और गंभीर ज्योतिषी है ये लोग, समझ लीजिए। इनके तो साहित्य पढ़ के भी आप अपना ज्ञान नष्ट कर रहे हैं। वैसे ये मैं मानता हूं कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं, ज्ञान जो कोई भी हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन ये गंभीर व्यक्ति है। मैं किसी तरह भी वैदिक ज्योतिष में को बांटने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि उसका उद्गम वेदों में होता है, उसका उद्गम वेदों से निकलता है। मैंने बहुत सारी पोस्ट लिखी है, आप पढ़ लेना। इस समय तो मुझे यही याद नहीं है कि कौन कौन सी पोस्ट है, बहुत पोस्ट लिखी है मैंने अपने ब्लॉग पे, वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे। पहले गूगल प्लस होता था, उस पर भी लिखता था, अब तो गूगल प्लस है ही नहीं, समझे। मैंने बहुत पोस्ट, समझे, तो वो देख लेना। इस समय याद नहीं आ रही है वो, और मैं कोई तैयारी करके वीडियो नहीं बना रहा हूं, समझे। ये मैं ज्ञान देने के लिए भी बना रहा हूं आपको, कि आपको आपको जो है इससे प्रेरणा मिले, यही उद्देश्य है। निस्वार्थ भाव से बना रहा हूं ये वीडियो। तो जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है,
उसको, क्योंकि हमारे पास उसका आधार है, और वो आधार है सामान्य ज्ञान, वैदिक ज्ञान, पौराणिक ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान। तो पौराणिक ज्ञान से बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि वो सब चीज कथा माध्यम से कह दी गई है, उसके अंदर हमें बहुत सहायता मिलती है। तो जब भी किसी नए विषय को सीखा जाता है, तो उस विषय संबंधी जितना आप जानते हो, पहले तो अपना उस पर मनन करो, क्या क्या जानते हो। जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो जानो कि नंबर क्या है, नंबर का, क्योंकि ये अंक जो है ज्ञानमय अंक है। जैसे तेजोमय ग्रह है, ऐसे ज्ञानमय अंक है, इनसे ज्ञान प्रकट होता है। 2 2 4 ही होगा, 3.999 नहीं हो सकता, या 4.0001 नहीं हो सकता। 2 और 2 जब हम इसका योग करेंगे तो 4 ही आएगा, और यही सत्य है। और इसी सत्य, और ईश्वर भी सत्य है, तो अंक ईश्वर तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन अंकों का भी अधिष्ठाता ईश्वर है। 5 तत्व भी उसी ने बनाए हैं। ओम हिरण्य गर्भा स्वामी वत्स्य ताग्रह भूत से जाता, जो पंच महाभूत है उनका स्वामी है, वो उनका निर्माता है, वो जिनसे ये पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड बने। ये वेद वचन है, ये मेरा अपना वचन नहीं है, ये वेदोक्त है। और ये ज्ञान गुरु ही देता है। अब मेरा तो कोई भौतिक कोई व्यक्ति गुरु है नहीं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने भगवान शिव को गुरु मान रखा है। तो इसके लिए हृदय शुद्धि बहुत मतलब एक अनिवार्य विषय है कि सबसे पहले हृदय, और जो एक सामान्य यानी सिंपल लाइफ और लीड करने से हो जाता है, हो जाती है, हृदय शुद्धि हो जाती है। मनन चिंतन स्वाध्याय, इससे भी हृदय शुद्धि हो जाती है। देखिए, आप ज्योतिषी हैं, आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा तो किसी के उत्थान की भविष्यवाणी आप कर ही नहीं सकते। भविष्यवाणी कर देंगे आप, फिर उसे कोसेंगे कि वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, वो ये हो गया, वो ये हो, तो आप तो रह गए। तो किसी की भविष्यवाणी करने के लिए हृदय शुद्धि बहुत अनिवार्य है। शुद्ध हृदय नहीं होगा तो आप अपने मित्र संबंधी या किसी भी नजदीकी रिश्तेदारी की भविष्यवाणी करते समय तो आप कर देंगे, लेकिन बाद में आप स्वार्थ सोचने लगेंगे तो ज्ञान नहीं आ सकता। काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। काल चक्र यानी काल पुरुष की चौथी राशि में, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, जो ज्ञान देते हैं। और चौथे घर में शुक्र जो दैत्य गुरु है वो दिग्बली हो जाते हैं। तो चौथा घर हृदय का होता है, और दोनों गुरु अशुद्धि में तो रह ही नहीं सकते। गुरु कैसे रहता है? सिंपल, शुद्धता से। जहां वो संध्या वंदन करता है, जहां वो चिंतन मनन करता है, तब करता है, वो अशुद्ध जगह तो हो ही नहीं सकती। जहां वो अपने शिष्यों को बिठलाता है, तो अशुद्ध जगह तो हो नहीं सकती। तो अशुद्ध हृदय से यदि आपका कोई गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं सीखा जाता। और गुरु क्या करता है? सबसे पहले आपका जो हृदय में बसा अहंकार को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। अहंकार के बादलों को निकाल के बाहर फेंक देता। तो हृदय में गुरु का वास जो आपके हृदय में है वो जागृत हो जाता है।
कुछ व्यक्तियों ने, कुछ मैं तो शिष्य ही कहूंगा, स्टूडेंट्स ही कहूंगा, उन्होंने कहा था मुझसे कि मैं गुरु पे भी कोई वीडियो बना दूं। अब वो तो मेरे लिए अब इस समय संभव नहीं है, लेकिन बीच बीच में मैं आप लोगों को गुरु के तत्व, यानी गुरु क्या है, गुरु की महानता क्या है, वो मैं बीच बीच में आपको समझा रहा हूं हर वीडियो में। तो आज के लिए, आज की कक्षा में इतना, बस इतना। शिव और जगदम्बा पार्वती आप पे अपनी कृपा दृष्टि रखे। नमस्कार।